Hello friends, welcome to the webinar of SCM and SPM for CA final and CMA final. Now let's make this attempt the last one. इस attempt को हम last attempt बना के चलते हैं और ये मान के चलेंगे कि हमारा ये जो attempt है वो बिल्कुल जो है वो last attempt होना चाहिए. How? Now outcomes जो हैं इस सेशन की जो होने वाली हैं, there are certain outcomes. How to prepare for exam? This is one of the most typical question for the students. How to prepare for the exams? कि हम एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर करें. एग्जाम को प्रिपेयर करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. And there are certain factors which influence the publicity, which influence the outcomes of the basically study material, and there are certain factors which should be kept in mind while preparing for the exams. So number two, there are certain tips and tricks to memorize concepts easily. The first part is how to prepare for the exam. एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है, जो क्लास का कंटेंट है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. क्योंकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर हमारा क्लियर होगा तभी हम अल्टीमेटली एग्जाम पर बेसिकली जो हमारे जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उस पर हम फोकस करेंगे, तभी हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेमोराइज कंसेप्ट्स इजीली. किस तरीके से हम कंसेप्ट्स को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं. On the part of the practical portion, there are certain part of on the practical portion, and there are certain part which comes in the exam on theoretical part. And in theoretical part, there are certain factors which should be kept in mind while preparing for the theoretical part. In theoretical part, we have to memorize these concepts by choosing main points, by underlying the main points and note down the main points. जो हमारे जो main points हैं उनको हम अलग अलग जगह note down करके उसको prepare कर सकते हैं. लेकिन जो practical portion है उस पर कमांड लाने के लिए हमें सबसे पहले जो conceptual framework है, जो formulas हैं, जो concepts हैं, उसमें clarity होनी चाहिए. और formulas और concepts में clarity लाने के लिए ultimately हमारा जो focus है वो concepts पर होना चाहिए. कंसेप्ट करके हमें वन बाय वन एक कंसेप्ट करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं. हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जो अल्टीमेटली जो कंसेप्ट्स हैं उसमें क्लैरिटी आएगी. वन कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, उस कंसेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करके अल्टीमेटली हम जो हमारा एम है, जो जिसको हमें एग्जाम को क्रैक करना है, उसको हम अचीव कर सकते हैं. और कंसेप्ट को इजीली मेमोराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमें सेपरेटली भी नोट करना चाहिए. एक पर्टिकुलरली एक नोटबुक बनाकर उसमें हमें जो डिफरेंट जो हमारे कंसेप्ट्स हैं चैप्टर के उसको नोट डाउन करना चाहिए. और एज सुन एज मैं जब पढ़ता था तो उसमें कंसेप्ट्स को जो है रेगुलर बेसिस पर 15-20 मिनट्स डे बाय डे हर दिन उसको मेमोराइज करता था, जिससे क्या होता है कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो क्लियर होता है. नेक्स्ट, हाउ टू वर्क अपॉन प्रेजेंटेशन. Presentation is one of the important part in the CA and CMA final examination. किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लाइक जो हमारा पेपर है 100 मार्क्स का जो पेपर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है यार पेपर फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया हमें ये नहीं आता. तो लाइक एग्जाम में हमें 15 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं, किसके लिए हमें जो 15 मिनट दिए जाते हैं उसमें हम वेरीफाई करेंगे कि हमें जो उस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. लाइक 40 to 45 मार्क्स का जो पेपर है वो इतना इजी पैटर्न पर होता है, मतलब इजीएस्ट पेपर होता है अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का, 30 to 40 मार्क्स का, जिसको हर स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है. देन रेस्ट 30% जो मार्क्स हैं वो अल्टीमेटली पेपर थोड़ा टफ होता है. और 20-25 मार्क्स का जो पेपर है वो आउट ऑफ द रीच नहीं होता, लेकिन थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस या कुछ नए पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं. तो पहला प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा जो पार्ट है
जो इजीएस्ट पार्ट है 40 मार्क्स का, उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें टीचर जो है, एग्जाम जो चेकर है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो 30 टू 40 मार्क्स है वो हम परफेक्टली गेन कर लें। क्योंकि अगर इन केस स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं कि मैं आज 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कराऊंगा, 100 मार्क्स यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। हमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए हमारे। तो अकॉर्डिंगली अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो अल्टीमेटली हम जो स्कोर है वो कर सकते हैं। तो जो हमारा 30 टू 40 मार्क्स का पेपर है उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। देन जो अगले 30 मार्क्स का जो पेपर है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें जो टाइम फ्रेमवर्क है वो थोड़ा और निकालना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करते समय जो 30 मार्क्स का पेपर है उसमें भी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि टीचर जो है वो वेरीफाई करे और अल्टीमेटली जो है उसमें मार्क्स दे दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करते समय कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल है, सेकंड पार्ट थ्योरेटिकल है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट में करेंगे। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब टीचर पेपर को चेक करता है तो वो देखता है यार फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो किया हुआ है, अभी सेकंड पार्ट किया हुआ है बिल्कुल लास्ट में। तो वहां पर टीचर को चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एट ए टाइम इन केस आप प्रैक्टिकल पार्ट, ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिकल पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले प्रैक्टिकल पार्ट अगर कंप्लीट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले वो क्वेश्चन चूज करिए जिसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो सिंगल सिंपल जो है सिंगल प्रैक्टिकल पार्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल पार्ट आप चूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं जिसमें ए बी पार्ट है, ए पार्ट प्रैक्टिकल है, बी पार्ट थ्योरेटिकल है, तो उसमें एज अ होल उसको चूज करिए क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा मैनेज करने के लिए। तो क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली इकट्ठा अटेम्प्ट करना है आपको। तीसरा, हाउ टू ओवरकम फेलियर। जो चाहते हैं कि अब दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और रिवीजन जो है, टाइम जो है, कोर्स जो है वो हमारा एटलीस्ट 2.5 मंथ्स पहले, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, मेंटेन अ शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेड्यूल जो है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं, जब मैं स्टडी करता था सीए की तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे मैंने आज 18 आवर्स पढ़ा, दूसरा कहता मैंने 15 आवर्स पढ़ा, कंपटीशन होता था। तो यहाँ पर आवर्स जो है वो रिलेवेंट नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी स्टडी जो है वो रिलेवेंट है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये रिलेवेंट नहीं है, आप शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हो। आपको रेगुलर स्टडी रखना है, मतलब जो टच है वो रेगुलर रखना है। ये नहीं है एक सब्जेक्ट को आपने 5 डेज पढ़ लिया उसके बाद 15 डेज का गैप दे दिया। तो जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी जो है, जो फ्लो है वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शेड्यूल जो है वो होना चाहिए। लाइक आप मॉर्निंग में उठ सकते हो या लेट इवनिंग पढ़ सकते हो, लेट नाइट पढ़ सकते हो। तो शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हमें किस समय स्टडी करनी है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट को डाइवर्सिफाई करना है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट ही करके आए, थ्योरेटिकल पार्ट हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके सामने जो है वॉच हमेशा रहनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम अलॉट होना चाहिए। लाइक एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मुझे 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, जो शुरू में हमें 15 मिनट्स एग्जाम को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द 15 मिनट्स इज टू मैनेज, हाउ टू मैनेज, कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो आने वाले 3 आवर्स को, अपने पेपर को किस तरीके से स्टूडेंट मैनेज करता है और मैनेज करके अल्टीमेटली जो 3 घंटे के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट को करना है, किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट को करना है। ये नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको छोड़ के आना है, थ्योरेटिकल पार्ट रेलेवेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत रेलेवेंट है। तो पहला जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। अब थ्योरेटिकल पार्ट में स्टूडेंट कहते हैं हमसे थ्योरी याद नहीं होती, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं थ्योरी वहां पे जाके बना लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक कॉम्बिनेशन होता है थ्योरेटिकल पार्ट को भी करने के लिए। कुछ पार्ट हम लर्न कर सकते हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट हम समझ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है, ना पूरा रटिफिकेशन कर सकते हो, ना ही आप पूरा जो है उसको जाके आप सोचोगे कि मैं एग्जाम में जाके
इस क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो बना लूंगा, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो उसके ऊपर मैं अपने हिसाब से लिखता जाऊंगा, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स का। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब हमारी स्ट्रेंथ होती थी उस समय प्रैक्टिकल पोर्शन अटेम्प्ट करना, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन हमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम द थ्योरी इज आल्सो वेरी मच रेलिवेंट फ्रॉम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक 65 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल पार्ट है, द रिमेनिंग 35 मार्क्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब 35 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स गेन करते हो ये डिपेंड करता है। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और प्रैक्टिकल पार्ट पे मेन एम्फेसिस होना चाहिए। अब किसकी स्ट्रेंथ अगर थ्योरी है कि कोई कहता है कि मुझे थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है, लर्न हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट, इन दैट केस हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें देखना होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट कितना आ रहा है। लाइक 35 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, तो यू कैन नॉट clear the exam without preparation of the practical. So the practical portion is also very much relevant. So the combination should be there कि कितना practical portion है और कितना theoretical part है, उसको manage करना है, अपनी strength को देख के चलना है। SWOT analysis पे हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम SWOT analysis कर सकते हैं, और किस तरीके से जो preparation है उसमें different aspects जो है वो हम consider करेंगे। एंड शेड्यूलिंग इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग योर एक्टिविटीज। हमें पता ही है कि किस तरीके से हम एक्टिविटीज को अपनी प्लान करते हैं, सो यू कैन अचीव योर गोल्स। अपने गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपको पॉइंट बताया, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं है कि रैंडम बेसिस पे स्टडी हो। प्रायोरिटीज जो है, जितनी हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफाइन होनी चाहिए। व्हेन इट इज डन इफेक्टिवली इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड you can realistically achieve your with your time, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसमें आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेक श्योर यू हैव एनफ टाइम फॉर एसेंशियल टास्क। जो भी हमारे पास एसेंशियल टास्क हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपके लिए एसेंशियल टास्क भी होनी चाहिए। लाइक मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ, तो उसके लिए भी टाइम अलॉट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका वन वे डायरेक्शन होना चाहिए। एंड कंटिन्यूसली टाइम फॉर द अनएक्सपेक्टेड। लाइक कई बार हम कंसेप्ट प्रिपेयर करते हैं, लगता है ये हो गया, इसको मैं लास्ट मोमेंट पर एग्जामिनेशन में रिवाइज करूंगा, लेकिन स्टिल एट द लास्ट मोमेंट जब मेरा एग्जाम है कल या परसों या 2-3 दिन बाद, मुझे लगता है लाइक इस कंसेप्ट में मेरी जो क्लैरिटी है, जो कंट्रोल है वो हट गया है। तो हमेशा हमारे पास कंटिजेंसी टाइम होना चाहिए, इन केस कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो हम जो है एग्जाम में इजिली जो है उसको प्रिपेयर कर पाए। अवॉइड टेकिंग ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। अब ये नहीं है कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैं ये बुक भी कर लूंगा, वो बुक भी कर लूंगा, तो जो फोकस है वो हमारी दो चीजों पे होना चाहिए। नंबर वन, जो मैंने आपको क्लास में कंसेप्ट्स कराए, क्वेश्चंस कराए। नंबर टू, स्टडी मोड, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, ट्रैक को डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमारे जो एग्जाम्स है उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट कितना आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टाइम हमारे पास होना चाहिए और उससे ज्यादा हमें नहीं करना। इन तीन चीजों पे अगर हमारी क्लैरिटी आ जाती है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्लास नोट्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। दूसरा, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। नंबर थ्री, जो एग्जामिनेशन में आए हुए पिछले 5 to 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है एटलीस्ट, बेटर है आप 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन एटलीस्ट शुड अटेम्प्ट 5 or 6 attempts for the preparation of the exams and work steadily towards your personal and career goals। जो भी मतलब फोकस है आप किसी भी चीज को, यू कैन नॉट अचीव अ पर्टिकुलर गोल इन अ सिंगल डे। सो आपको एक मैनेज करना पड़ेगा, एक स्टडीली मतलब रेगुलर आपको टच में रहना पड़ेगा। हैव एनफ टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी आपको टाइम, एक्सरसाइज और हॉबीज जो है उसको भी आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अचीव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में कि किस तरीके से हम जो कंसेप्ट्स हैं उनको अल्टीमेटली जो है उसमें किस तरीके से और क्लैरिटी ला सकते हैं। एंड टाइम इज वन रिसोर्स दैट वी कैन नॉट बाय। हमें पता ही है टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप दिन में 4 आवर्स का शेड्यूल बना के, 5 आवर्स का शेड्यूल बना के पढ़ लिया तो एनफ है।
आप उसको आगे जो है इवनिंग में कुछ भी कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन रेगुलर जो है वो टच होना चाहिए। अपना जो मंथ का, वीक का जो टारगेट है, शेड्यूलिंग है, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक एग्जाम्स इन दिस नवंबर एंड दिसंबर, कोर्स शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स जिनका नवंबर में अटेम्प्ट है, एटलीस्ट जो कोर्स है वो 2 मंथ्स पहले, मतलब या 2 मंथ्स पहले नहीं हो सकता, 1.5 मंथ्स पहले द कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए कोर्स की। ये नहीं है कि आप सिंगल टाइम रिवाइज करोगे, लास्ट मिनट रिवाइज करोगे। आपको वीकली बेसिस पर भी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के साथ टच में रहना है कि लाइक वीक के अंदर एक दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर वीक के अंदर जो मेरा छूट गया है सब्जेक्ट या जिसको मैं रिवीजन जो है वो कर चुका हूँ, उसको भी मुझे दोबारा जो है अल्टीमेटली रिवाइज करना है। द मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ऑफ कोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सॉल्व प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फिडेंस है, कभी भी एग्जाम के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को करने से आता है। कभी भी प्रिपरेशन की जाएगी तो चाहे वो एग्जाम में एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ रहा है या अबव एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ रहा है या बिलो एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रहता है। एंड आइडेंटिफाई द टारगेट एरिया। जो भी हमारा टारगेट एरिया है कि लाइक एक पर्टिकुलर चैप्टर में कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। कंपलसरी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, तो आपको पता ही है फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के अंदर कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है कई बार, लाइक प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से आ रहा है उसको टारगेट किया जाए और उस पर जो है बिल्कुल कमांड जो है वो अचीव की जाए। एंड सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स। जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं उनको सॉल्व किया जाए। और बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई गोल नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। और बिलीव कब कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको रेगुलर स्टडी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है। आप रट के नहीं नंबर ला सकते, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। एंड ट्राई टू गिव पेपर्स एज मच एज यू कैन। अपने एफर्ट डालने हैं पेपर के अंदर, कि ये नहीं है कि 3 मिनट्स रहते हैं, 5 मिनट्स रहते हैं तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट जितना भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है उसको हमें अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो करनी है। एंड टिप्स टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन में। अब स्टूडेंट कहते हैं कि मैं क्वेश्चन तो ठीक करके आया लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं दिए टीचर ने, मैं रीचेकिंग भरूंगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड करनी है हमें कटिंग, कटिंग को अवॉइड करना है। और जो स्पेस है बिटवीन कंटेंट्स, जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने हैं। और जो क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट होना चाहिए। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन डिमांड। अपनी इंग्लिश पे खास तौर से हमें काम करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन डिमांड। सो देयर आर, जो हमें 15 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द पेपर, उसका पर्पस बेसिकली यही होता है कि हम जो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए। एंड डिवाइड द क्वेश्चन इन सम पार्ट्स व्हिच कंसेप्ट शुड बी रिफर्ड इन 15 मिनट्स। जब आप पेपर को थ्रू करते हैं तो उसमें कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए, शेयर द रेलेवेंट इंटरनल वर्किंग, उसके अंदर कौन कौन से नोट्स बनने हैं, कौन कौन से हमें उसके अंदर पार्ट जो है मेंशन करना है। शेयर द रीजन फॉर सच कंसर्न, उस कंसर्न का हमें रीजन जो है वो देना है। एंड गिव अ कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एससीएम में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसीजन मेकिंग है, रिकमेंडेशन है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इससे लेना चाहिए या इससे लेना चाहिए, एक्स से लेना चाहिए और वाई से लेना चाहिए, तो अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया तो वो किसी काम का नहीं है। तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड बिफोर वी बिगिन, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। स्ट्रेटेजिक इश्यूज, कॉस्ट मैनेजमेंट जो है, हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है पहले ट्रेडिशनल हुआ करती थी बहुत, अब
उस जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेटेजिकली इतना इम्प्रूव किया गया है कि आज के डेट में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उनको, उन चीज़ों को हम किस तरीके से जो है इन शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा सीए फाइनल का जो कोर्स है, सीएमए फाइनल का जो कोर्स है उसमें कुछ कंटेंट डिफरेंट है जिसको हम ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। लर्निंग आउटकम्स जो हमारा मॉड्यूल है उसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है कि हर टॉपिक को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि फर्स्ट पेज पे, हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये दिया गया है कि उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट जो हैं वो हो सकते हैं, एंड उन कंसेप्ट्स के बारे में शॉर्ट रिजल्ट जो है वो हमें बताया हुआ है। चैप्टर ओवरव्यू दिया हुआ है हमें स्टडी मॉड्यूल में, कंटेंट जो है वो स्टडी मॉड्यूल में इस तरीके से दिया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रेजेंट, उसी तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। इलस्ट्रेशन और केस सिनेरियोज भी हमें स्टडी मटेरियल में सिस्टमैटिकली दिए हुए हैं आफ्टर डिस्कशन ऑन ईच टॉपिक, so that application of the concept can be understood very clearly. This would also enable you to learn and sharpen your application skill and test your understanding. So case scenarios are very much important. Case studies based on real world situations are designed. जो हमें आज की डेट में केस स्टडीज दी होती हैं वो रियल केसेस पे डिफाइन की हुई हैं। लाइक रतन टाटा का केस दे दिया, धीरू भाई अंबानी का केस दे दिया कि भाई स्टार्टिंग में उसने क्या किया था, उसने कैसे इतना अचीव किया, उसका स्टार्टअप क्या था और आज वो कहाँ पर है, बिरला का स्टार्टअप क्या था उसका अब कहाँ पर है। तो इस तरीके से सबके बारे में बताया जाता है। लेट अस एप्लीकेट, और समरी जो है चैप्टर की जो है हर उसमें हमें एंड में दी हुई है जिसको हम रिवाइज करके जो है अल्टीमेटली उसको हम थोरोली जो है वो कंसेप्ट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। And for CA final, this is basically for CA final and strategic cost management decision making. First chapter is introduction to SCM. कंसेप्ट ऑफ एससीएम, एससीएम के बारे में कंसेप्ट्स बताया हुआ है। जो एससीएम का कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, वो क्यों अराइज हुआ, क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वी नीड, ये नीड अराइज हुई कि जो स्ट्रेटेजिकल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो होना चाहिए। एंड ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या फर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में डिटेल दी हुई है। एंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, देयर आर सर्टेन इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। आज की डेट में जो बिजनेस है वो किस तरीके से रन किया जाता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच शुड बी kept in mind while preparing for the while doing business, and there are certain cost of quality, cost total quality management concepts and business excellence किस तरीके से अचीव की जा सकती है, throughput accounting and theory of constraint. There are certain constraints in the business and किस तरीके से उन constraint को अचीव किया जा, खत्म किया जा सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, आउटसोर्सिंग, ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में है। एंड इसी तरीके से जो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो अल्टीमेटली हम आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो थर्ड जो है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम हो गया, केस एंड कॉस्टिंग हो गया, 5 एसेस हो गया, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट मेंटेनेंस हो गया कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किस तरीके से लाई जा सकती है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया हुआ है, सिक्स सिग्मा के बारे में बताया हुआ है, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। यहाँ से हमारा जो है बहुत रेलेवेंट कोर्स स्टार्ट होता है जिसमें कॉस्ट कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कॉस्टिंग, किस तरीके से हाउ टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन इन अ पर्टिकुलर यूनिट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन लाया जा सकता है। टारगेट कॉस्टिंग में हम देखते हैं जो हमारे जो टारगेट्स हैं डिफरेंट लेवल पर उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। वैल्यू एनालिसिस में और वैल्यू इंजीनियरिंग में देयर आर डिफरेंट वैल्यूज जिसके बेसिस पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्किंग देते हैं। पैरेटो एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इन स्पेसिफिक कांसेप्ट्स की हम बात करेंगे। एंड द कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से अचीव किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और इसमें जो हमारा दूसरा पार्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर और पावर सेक्टर को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। दूसरा जो सब पार्ट है इसमें डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग यूजिंग सीवीपी,
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को यूज करके किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, और डिसीजन मेकिंग में जो हमें रिजल्ट है, जो डिसीजन है वो जरूर देना है, रिकमेंडेशन जरूर देनी है। डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट, हम ऑलरेडी रिलेवेंट कॉस्ट की बात कर चुके हैं। किसी भी चीज को, किसी भी डिसीजन को या किसी भी कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रिलेवेंट कॉस्ट काउंट करती है। डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जब भी हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है, एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो सकती हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग किस तरीके से होती है, एंड प्राइसिंग में नया प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट और प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्राइसिंग डिसीजंस, एंड प्राइसिंग डिसीजन अंडर special circumstances there are certain pricing strategies. And the last part in performance evaluation and control, in performance measurement and evaluation, number one part is responsibility accounting, कि responsibility accounting में से भी काफी चीजें पूछी जाती हैं, theoretical part ज्यादातर पूछा जाता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉन प्रॉफिट सेक्टर की मेजरमेंट किस तरीके से की जाती है, एंड प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, there are certain reports which needs to be prepared for the purpose of business decisions। तो प्रिपरेशन जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से बनाई जाएगी। और डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इज वन ऑफ द relevant and important chapter in SCM। डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग में स्टूडेंट को बहुत डर लगता है, कुछ भी नहीं है। डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो भी हमने कंसेप्ट किए हैं उन कंसेप्ट्स पे हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एंड द बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस जो डिविजनल स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग हम किस तरीके से करते हैं, और जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडवांस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की भी बात की जाती है। एंड द अदर वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मैनेजरियल कंट्रोल, जिसमें हमें बजटरी कंट्रोल, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल देखना होता है। बियॉन्ड बजटिंग इसमें है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल है, एंड द अदर चैप्टर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में one of the problem in the standard costing students are facing, basically problem इसमें कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, स्टूडेंट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, दे ओनली वांट टू लर्न द फॉर्मूलाज। लेकिन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर्मूलाज आर वेरी मच रेलिवेंट बट कंसेप्ट्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आएगी तभी आप जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप क्रैक कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला तो हमें आना ही चाहिए, प्लस फॉर्मूले के पीछे क्या रीजन है। लाइक हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो प्राइस वेरिएंस क्यों निकाला जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, कि किस तरीके से रिकंसाइल करते हैं हम प्रॉफिट को, वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उसकी हम बात करते हैं। और लास्ट पार्ट है इसमें पार्ट 3 जो उसकी हम बात करते हैं, जो हमारा केस स्टडी, जिसमें हमारे कोर्स कंसेप्ट्स आते हैं केस स्टडी के अंदर। और जो केस स्टडी है उसके अंदर हमें जो डिफरेंट केसेस है, प्रेजेंट सिनेरियोज हैं, वो दिए गए हैं। इसके अलावा ये तो है सीए फाइनल का एक्सक्लूसिव कोर्स, कुछ कोर्स हमारा सीएमए से लिंक्ड है। सीएमए में इसके अलावा है ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें ऑपरेशनल रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नेटवर्क एनालिसिस। स्टूडेंट को लगता है कि नेटवर्क बहुत टफ है, इन केस अगर आप मेरी जो क्लासेस हैं नेटवर्क एनालिसिस की, उन क्लासेस में उसको कंट्रोल कर लेते हो, यू didn't find any problem in the network analysis में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। असाइनमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑपरेशनल रिसर्च में कुछ चैप्टर्स हैं जो सीए फाइनल में नहीं है, सीएमए फाइनल के कोर्स में है। तो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स which are included in the course of CMA final apart from CA final course, जिसमें लर्निंग कर्व,
ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस, असाइनमेंट हो गया, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, इन चैप्टर्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन ट्रेंड की बात करते हैं हम। एग्जामिनेशन ट्रेंड, ये स्कैनर से हमने ट्रेंड उठाया। ये स्कैनर का जो ट्रेंड है कि जो पिछले पास एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आए हैं। दिस इज फॉर सीए फाइनल 2017 जून में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 11, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट, एबीसी, जस्ट इन टाइम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग टेक्निक, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टीक्यूएम means total quality management, network analysis, linear programming, cost management, decision making techniques, cost of quality and learning curve and simulation। इस तरीके से कोर्स आया हुआ है हमारा 2017। ये बेसिकली हमने बात की है सीएमए फाइनल कोर्स की बात की, और 2017 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो पहला जो क्वेश्चन कंपलसरी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें आया हुआ है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एबीसी। इस तरीके से ट्रेंड के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है। और इन केस हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इसमें ये हमारा जो ग्राफ है वो हमें बताता है कि किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आई हुई है। पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो शो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कॉस्ट मैनेजमेंट में से 2014 दिसंबर में 15 मार्क्स का पेपर आया हुआ है एंड 2015 जून में 22 मार्क्स का, देन 2015 दिसंबर में 4, 8, इस तरीके से ऑर्डर आया हुआ है। एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर में से 15.4 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पेपर में आता ही आता है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की बात करें, हर अटेम्प्ट वाइज डिस्क्रिप्शन है, और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में इन सीएमए फाइनल 26.3 मार्क्स का पेपर आता ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एनालिसिस में ऑन एन एवरेज 5.7 मार्क्स, एबीसी, जस्ट इन टाइम अप्रोच एंड ईआरपी में से 6.7 मार्क्स का, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टीक्यूएम में से 7.1, लर्निंग कर्व में से 3.5 मार्क्स, असाइनमेंट में से 2 मार्क्स का, सिमुलेशन में से 3.1 मार्क्स, नेटवर्क में से 6.1 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 11 मार्क्स के आते हैं। ये कोर्स था हमारा जो सीएमए फाइनल का। सीएमए फाइनल का इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स हैं जो शो कर रहे हैं, बेसिकली जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे आया आपको पता ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस कंपलसरी, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो कॉस्ट मैनेजमेंट में से कंपलसरी एस्पेक्ट्स में से ओनली 0.6 मार्क्स, या कह सकते हो पिछले अटेम्प्ट्स का अगर हम ट्रेंड लें तो 2016 जून में 6 मार्क्स का पेपर आया था इसमें से, एंड 2000 ओवरऑल जो है एवरेज जो है वो 0.6 मार्क्स की बनी। डिसीजन मेकिंग टूल्स में से कंपलसरी 2.5 मार्क्स का आता है, एबीसी में से 1 मार्क्स की एवरेज है, लीनियर प्रोग्रामिंग में से 0.9 मार्क्स, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स। तो एज अ होल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन सीएमए फाइनल 7 मार्क्स का इन कंपलसरी क्वेश्चन इंक्लूड होता ही होता है। तो जो 1 मार्क टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो कोर्स है, जो हम सीए फाइनल के कोर्सेज की बात कर रहे हैं 2017 मई में डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन, अलग अलग चैप्टर्स में से किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2017 नवंबर में किस तरीके से आया है, 2018 मई, 2018 नवंबर, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है पिछले अटेम्प्ट्स के बारे में, और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और अगर हम ये टेबल की बात करें जो चैप्टर शो कर रही है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू SCM, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, only 2 point on an average contains only 2.4 marks, and in modern business environment 6.5 marks, lean system and innovation 2.2 marks, cost management and techniques on an average 11.3 marks, और मेन जो प्राइसिंग डिसीजन है, प्राइसिंग डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग में से भी ऑन एन एवरेज 18 मार्क्स, 17.9 मार्क्स का आता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से भी काफी आता है, 11.2 मार्क्स। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में से अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स की एवरेज है।
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में 8.2 मार्क्स, and in budgetary control 10.5 marks, in standard costing 9.5 marks, and there are different chapters जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, किसके बेसिस पर, कंपलसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। सो इन द एग्जामिनेशन कंपलसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में से 0.5 मार्क्स का ही कंपलसरी क्वेश्चन आता है। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में से 3.1 मार्क्स का आता है। कॉस्ट मैनेजमेंट के बाद डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट 5.5 मार्क्स। मतलब हम कंपलसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं यार कंपलसरी क्वेश्चन में मेरे से ये वाला पार्ट नहीं हुआ, ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो ट्रेंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कंपलसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज इन सीए फाइनल कोर्स कंपलसरी क्वेश्चन में जो डिसीजन मेकिंग है वो 5.5 मार्क्स का ऑन एन एवरेज रहता ही है। प्राइसिंग डिसीजन की बात करें 2 मार्क्स का, एंड डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें 0.5 मार्क्स का जो कोर्स है वो रहता ही है। और इस तरीके से जो डिस्क्रिप्शन है कि कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट का इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और सब सिंपल सी बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है, हाउ टू ओवरकम फेलियर। Failure is not the opposite of success. It is basically part of the success. In case अब अगर आप ये fear लेके जाओगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, fearless अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर को। और पेपर में आपको ध्यान रखना है प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो लाइक अगर फेल ही नहीं हुए, मैं अपने अटेम्प्ट में, सीए फाइनल के अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ एक बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास हो गए तब भी पार्टी है, नहीं पास हो गए तब भी पार्टी है, क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो अपना मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको नेक्स्ट डे से स्टडी स्टार्ट करनी ही है टू अचीव योर गोल। इन केस पास हुए या फेल हुए, पास हो गए तो आगे के लिए तैयारी, इन केस फेल हुए तो अल्टीमेटली हमें जो जो फेलियर है उससे बाहर तो आना ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली नेक्स्ट डे से तैयारी होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। उसको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना, दिमाग पे नहीं लेना। मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, इन सीएस सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन में मेंटल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड, कुछ भी हुआ है, अब इंडिया फाइनली मैच हार गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे उनको क्या करना पड़ा, नेक्स्ट डे से अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको वापस लाना पड़ा, क्योंकि उनको आगे भी खेलना है। तो एक्सेप्ट करना है हमें जो हो चुका है। इट विल बी हार्डर टू मूव फॉरवर्ड, हमें पता है, लेकिन इफ यू ब्लेम योरसेल्फ और अदर्स, अगर हम अपने आप को दूसरों को ब्लेम करते हैं कि पेपर में ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आया, टीचर ने जो क्वेश्चन कराया था वो नहीं आया, पेपर जो आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना ही है और उसमें क्लैरिटी लानी है। और क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आपका कंसेप्ट में कंट्रोल होगा, क्लास नोट्स पे कंट्रोल होगा, स्टडी मॉड्यूल परफेक्ट होगा आपका, और स्कैनर के एटलीस्ट पास्ट 6 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। हम प्रिटेंड करेंगे व्हाट हैपेंड डिड नॉट मैटर और डिड नॉट रियली हैपन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्रैक्टिस पॉजिटिव फ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग, कि हमें अपने आप को दोबारा से रिफ्रेम कैसे करना है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग दैट पॉजिटिव्स इन एनी सिचुएशन, इवन फेलियर। अब पॉजिटिव लाने हैं हमें कि अगर हम फेल भी हो गए तो पॉजिटिव स्टेप्स क्या हैं। लाइक मेरे 59 मार्क्स आए, एग्जाम्शन नहीं आई, टू क्लेम द एग्जाम्शन आई वाज इन नीड ऑफ 60 मार्क्स, बट मेरे 59 आ गए, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उससे पॉजिटिव ढूंढने हैं। 59 मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 70 और 80 मार्क्स। एंड आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स पैटर्न, जो भी हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। लर्न टू आइडेंटिफाई सम कॉमन नेगेटिव थॉट्स पैटर्न सो यू कैन डिफ्यूज देम, कि नेगेटिव थॉट कहाँ पर आते हैं, कौन सा पार्ट हमारा वीक है। स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है कि जो पार्ट वीक है उसको हम अवॉइड करते हैं। प्रैक्टिस ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पार्ट हमारा वीक है उस पर और फर्दर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके पीछे आप पड़ जाओगे, हाथ धोगे, तो कोई भी गोल ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव ना कर पाओ। एंड स्टॉप
ruminating over the failure. Try journaling to put your obsolete thinking to rest. Use mindful meditation to bring your back to the present. मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम अचीव करना चाहते थे नहीं हो पाया, मेडिटेशन करने से हमें वो चीज कंट्रोल जो है वो हमारा आता है. एड्रेस द कॉज ऑफ द फेलियर. जो कॉज ऑफ द फेलियर था, फेल क्यों हुआ, एवरेज मार्क्स कम रह गए या पर पेपर मार्क्स जो है कम रह गए. थिंक अबाउट पॉजिटिव सॉल्यूशन यू कुड हैव पुट इनटू एक्शन. क्या पॉजिटिव चीजें ला सकते हैं, व्हाट देयर कॉन्सिक्वेंसेस वुड हैव बीन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं. एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स. जो भी रियलिस्टिक गोल्स हैं उनको अचीव कर, उनको सेट करना है हमें. व्हाट वुड यू लाइक टू सी हैपन नेक्स्ट. हम क्या चाहते हैं, पास होना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे. व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन, किस टाइप के एक्शन जो हमें लेने पड़ेंगे टू ऑन योर पार्ट यू कैन मेक सक्सेस लाइक हियर, सक्सेस को हम अचीव कर पाए. चेंज योर अप्रोच. brainstorm ideas. There are different brainstorm ideas and select the one that seems studies. जो हमें लगता है कि जिसमें हम एफर्ट डाल सकते हैं. यूज मेंटल कंट्रास्टिंग टू टेस्ट द सॉल्यूशन आउट इन योर हैंड. मेंटल कंट्रास्टिंग को हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्राई अगेन. यू आर लर्निंग एज यू गो. ऑब्वियसली कोई भी सीख के पैदा नहीं होता. जैसे जैसे फेलियर आने से ही हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से उसको हमें अचीव करना था. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द सक्सेस एंड द नेचुरल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस टू एडजस्ट एंड ट्विक योर अप्रोच. अपनी अप्रोच को कंट्रोल करना है एंड देन you can pass with flying colors very successfully with distinction. से हम पास करेंगे. So this is basically the presentation thing for CA final and CMA final course, for CMA final and CA final. So back to you. All right. Thank you, sir. That was a very informative webinar and I'm sure all the students liked it. Sir, एक student Satish ने एक question पूछा है. Are online classes enough to clear exam in first attempt? Sure. The online classes are very much sufficient. You have to concentrate only on the online classes, online concepts in online classes. And apart from this, I already told earlier regarding to clear the exam in the first attempt, we need to compare and complete the study module and at least last 6 examination, past examination question paper, if possible last 10 to 12 examination question paper to clear the exam in first attempt. In my online classes, I have covered all the concept regarding SCM to clear the exam in first examination, first attempt. Sorry. Right. And sir, especially final level पे students मतलब जैसे articleship वगैरह के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा benefit हो जाता होगा मेरे ख्याल से online classes से. एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस से बेनिफिट ये इसलिए हो जाता है कि अपने ही इस पर हम देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है लाइक जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं, उनका एक रेगुलर टाइम होता है. जाने आने का टाइम बहुत वेस्ट होता है. इसको अपने इस पे हम देख सकते हैं. एनी टाइम रिपीटेटिव टाइम्स जो है सुपर प्रॉप्स ऑफर करता है देखने के लिए, और देख के उसको अल्टीमेटली एक ही कंसेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं है, ऑनलाइन जो है पोर्टल हमारा है ही, प्लस हमारी जो बेसिकली सपोर्ट है एनी टाइम मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर स्टूडेंट जो है वो रीच कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी एट एनी टाइम. Right, sir. Thank you, sir. And students, if you have any more questions, you can send them to us on our email ID support@superprof41170753. All right, and we can forward your query to sir so that he can clear it. अभी भी अगर आप लोगों को questions हैं तो आप chat पे पूछ सकते हैं. Otherwise, I will close the webinar here. All right then. Thank you, sir, for your valuable time and thank you for this informative webinar.